हेलो फ्रेंड्स, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ चलाई हुई है, तो पॉलिटी में जो मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स अगर मैं कंप्लीट कर दूं आज, तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि संविधान का निर्माण, ये वाला चैप्टर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन फैक्ट्स को कंप्लीट होने के साथ ही। क्लियर है? तो ये जितने फैक्ट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जी आ जाइए। तो मैं कह रहा हूं, पहले भारत का संविधान, भारत के संविधान से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, एक ब्रिटेन के रहने वाले एक विधि शास्त्री थे। उनका नाम था आइवर जेनिंग। क्या नाम था? आइवर जेनिंग ये नाम था। उन्होंने भारत के संविधान को कहा कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है, ये वकीलों का स्वर्ग है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं कि कोई भी एक मतलब पर्सन इसमें उलझ ही जाता है। तो ये तो वकीलों के लिए फ़ायदा है। कभी किसी आर्टिकल को बता के केस को चलाए रखो, कभी किसी आर्टिकल को बता के केस को चला के रखो। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए तो स्वर्ग है, और जो आम जनता है उसके लिए स्वर्ग नहीं है ये, क्योंकि वो तो वकीलों के चंगुल में फंसे ही रहेंगे। तो ये किसने कही थी? आइवर जेनिंग ने। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है। ग्रहित संविधान और उधार का थैला, ये दो वर्ड है। दो वर्ड आते हैं कि इनमें से कौन सा है। एक्चुअली मैं बताता हूं ग्रहित संविधान का मतलब क्या होता है। ग्रहित संविधान का मतलब होता है, जैसे हमने अपने संविधान को जब बनाया तो हमने उसमें कुछ आर्टिकल्स, कुछ बातें विदेश के अच्छे संविधान, जहां पर विदेश में जहां पर अच्छे संविधान हैं, उनके संविधान के अंदर से कुछ बातें उठा ली और अपने संविधान में डाल दी। लेकिन अगर हम उन बातों को, उन सब बातों को जो विदेश से लिए हैं, एज इट इज मतलब हूबहू अपने संविधान में डाल देते, तो वो हो जाता उधार का थैला। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। हमने क्या किया, वहां से उन बातों को उठाया जो उनके संविधान में अच्छी बातें हैं और हमें अच्छी लगी। फिर उन सब बातों को जो हमने वहां से उठा के लाए, हम उन बातों को अपने देश की जनता के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दिया, और उस चेंज को करने के बाद उसे अपने संविधान में जगह दे दी। तो क्या ये कॉपीराइट हो गया? ये कॉपीराइट नहीं है। मतलब ये उधार का थैला नहीं है। हमारा संविधान मतलब भारत का संविधान एक ग्रहित संविधान है। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद अच्छा, हमारे भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो अंशतः कठोर एवं लचीला, यही ऑप्शन में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंशतः कठोर और लचीला। अच्छा, सबसे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा कठोर संविधान किस देश का है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कठोर संविधान विश्व में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे कठोर संविधान है। और सबसे लचीला, विश्व में सबसे लचीला संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का है सबसे, इंग्लैंड ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन में डिफरेंस होता है, आगे मैं बताऊंगा उसे। तो इंग्लैंड या ब्रिटेन का संविधान विश्व में सबसे लचीला संविधान है। अच्छा, जो कठोर संविधान है, इसकी जगह पे वर्ड्स कुछ चेंज आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में। जो कठोर है इसे बोला जाता है अनम्य। अनम्य, क्या कठोर को क्या बोला जाता है? दूसरा क्या नाम है इसका? इसका नाम है कठोर का अनम्य। अनम्य, ठीक है। और लचीले का क्या है नाम दूसरा? नम्य। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आया है एक बार कि भारत का संविधान कैसा है, तो कठोर और लचीला उसमें लिख ही नहीं रहा था, तो उसमें लिख रहा था नम्य और अनम्य। ठीक है, तो हमारा संविधान अंशतः अनम्य या एवं नम्य है। या तो ये चीज मिल गई ऑप्शन में, या फिर ये भी ऑप्शन में दे सकता है, और दिया भी है कि भारत का संविधान नम्य और अनम्य का अद्भुत मिश्रण है। नम्य मतलब लचीला, अनम्य मतलब कठोर का अद्भुत मिश्रण है। तो विश्व में सबसे ज्यादा नम्य, ये भी क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा नम्य संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। सबसे ज्यादा अनम्य संविधान किस देश का है?
तो अमेरिका का। ठीक है, अच्छा ये नम्य और अनम्य, कठोर और ये जो लचीले की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों भाइयों कि जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अगर उनमें हमें कुछ संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया, मतलब उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया या अमेंडमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीके से अमेंडमेंट हो जाते हैं उसमें, तो उसे कहेंगे कि ये तो लचीला संविधान है। कैसा संविधान है? लचीला है, मतलब नम्य है। लेकिन अगर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड तरीके से उसमें संविधान में संशोधन हो सकता है, या मतलब उसमें करेक्शन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, तो उसे कहेंगे बहुत कठोर है। तो भारत का कैसा है भाई? ना तो ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है, ये बीच का है, मतलब नम्य और अनम्य का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है जी। उसके बाद प्रारूप, भारत का जो संविधान है इसके प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई, ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन नहीं है, ये आ जाता है मतलब एग्जाम्स में, लेकिन इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है कि आईएएस वगैरह में आ जाए, ऐसा नहीं है। तो प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई, ये बात आप जान गए। अच्छा, भारत का संविधान जो है ये कितने दिन में बनके तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल मिला के 12 दिन कम 3 साल, 12 दिन कम हो गए ना, 12 दिन कम 3 साल में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ जी। आगे भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यस, देखो हमारे जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसे जो है मनाना स्टार्ट कर दिया है जोरों शोरों से। तो हम जो संविधान दिवस है उसे मनाते हैं 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने अपने संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत किया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे संविधान, भारत के संविधान की जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में, और कुल इसमें कितने पेज भरे मतलब कितने वर्ड्स थे? इतने वर्ड्स थे। एक्चुअली अब क्या हुआ, हमारे जो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने देखा कि फ्रांस में भी संविधान लिखा गया, और उन्होंने क्या किया, फिर उसको हैंड रिटन एक नोट्स, एक बुक में उसे सब आर्टिकल्स को उसमें लिख दिया। तो ये उनसे बड़े प्रभावित हुए। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम भी अपने संविधान को लिखवाएंगे। अब किससे लिखवाया जाए? तो जो ये है कलकत्ता में शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्वामी विवेकानंद जी का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कलकत्ता में है, उसमें एक इंसान को पकड़ा जिसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनसे बात की गई, वो एग्री भी हो गए कि ठीक है मैं लिख दूंगा। अच्छा, उन्हें कितने रुपए लिए थे ये लिखने के लिए? उन्होंने लिखा, उसे कितने पेजों में लिखा? 251 पेज, 1,17,369 वर्ड्स, इतने वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। और उन्हें कितने पैसे दिए गए या उन्होंने कितने पैसे लिए? तो मात्र 1 रुपया उन्होंने लिया था इसे लिखने के लिए। लेकिन एक शर्त रख दी थी उन्होंने, क्या कि मैं क्या करूंगा कि हर पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखूंगा, और इस पूरी बुक के, इस लीगल बुक के लास्ट पेज पर अपना नाम लिखूंगा और अपने सिग्नेचर करूंगा। तो ऐसा हुआ था, और 6 महीने में इन्होंने ये लिख के तैयार कर दिया था। उसके बाद इसमें बड़ी सुंदरता, हमारा जो संविधान है, जो इसकी बुक है, ये दिल्ली के सेंट्रल हॉल है, दिल्ली में जो सदन है हमारा, उसमें सेंट्रल हॉल की जो लाइब्रेरी है, उसमें एक हीलियम का केस बना हुआ है। हालांकि कई तालों में बंद है, कई ताले लगे हुए हैं हमारे संविधान के पास तक पहुंचने के लिए, मूल प्रति के पास पहुंचने के लिए। तो उसमें हीलियम का केस बना हुआ है, उसमें रखा हुआ है। मैंने लिख भी रखा है, ये सेंट्रल हॉल की लाइब्रेरी में हीलियम के केस में रखा हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि उसमें कलाकृतियां बनी हुई हैं। जो हमारा संविधान है उसके पेजेस पे इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई, डिजाइन बने हुए हैं। उसे किसने बनाया था? उसे बनाया था नंदलाल बोस ने या राम मनोहर सिन्हा ने। तो क्या बनाई थी इन्होंने? कलाकृति बनाई थी। ये कहाँ पढ़ते थे? ये भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। किसमें? शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये भी कलकत्ता में पढ़ते थे। क्लियर? अच्छा, ये इंग्लिश कॉपी की तो इन्होंने लिखा और इसे कलाकृतियां, और हिंदी कॉपी जो लिखी, हिंदी कॉपी का जो संस्करण किया, वो संस्करण का सुलेखन किया किसने? वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी की जो मूल प्रति है उसे इन्होंने लिखा, और उस पर भी जो कलाकृतियां बनाई वो किसने बनाई? इन्होंने ही बनाई जी। नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, ज्यादा फेमस नंदलाल बोस है। हालांकि
अगर दोनों आ जाए तो दोनों ही लिखना पड़ेगा, बट ये ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये है जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान अंगीकृत। अच्छा, ये वर्ड्स आते हैं, देखो अब हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो हमने उस दिन क्या किया? अपने संविधान को अंगीकृत किया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949। अगर हम आ जाए क्वेश्चन कब स्वीकृत किया, तो तब भी यही। अधिनियमित कब किया? तब भी यही। अपनाया कब? तब भी यही डेट। आत्मार्पित कब किया था? 26 नवंबर 1949। मतलब सभी वर्ड्स का जो आंसर है वो यही है। तो ऐसे वर्ड्स डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट वर्ड्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका सभी का आंसर यही होगा, ठीक है। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए थे? अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम पे, तो उनमें से कितने आर्टिकल्स को तब लागू कर दिया गया था? तो कुल 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद को जब 26 नवंबर 1949 में हमने अपनाया, तो उसमें इतने आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। कितने? 16 अनुच्छेदों को। अब वो 16 कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, इन 16 आर्टिकल्स को तभी लागू कर दिया गया था, और बाकी सारे आर्टिकल्स को और सारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हमारे संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। अच्छा, 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कांग्रेस थी हमारी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, तो ये जो कांग्रेस थी इसका अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। तो इसकी अध्यक्षता में क्या हुआ कि इसकी अध्यक्षता में हमने, मतलब कांग्रेस वालों ने अंग्रेजों से एक डिमांड कर दी थी पूर्ण स्वराज की। उससे पहले अर्ध स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, ठीक है। तो जब पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और वो पूर्ण स्वराज देने को मतलब तैयार नहीं थे, तो उसके बाद क्या करा कि 26 जनवरी 1930 को वहाँ पर पंजाब में रावी नदी के तट पर, पंजाब में लाहौर है, वहाँ पर रावी नदी के तट पर क्या हुआ, अपना एक झंडा फहरा दिया था और कह दिया था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस दिन की याद में, भाई ये दिन हम हमेशा याद रखें, इस चक्कर में हमने इसको अपने जो संविधान को लागू कब किया? तो 26 जनवरी, ये वही डेट है जहां हम स्वतंत्रता दिवस पहले से मनाते आ रहे थे, 1930 से, 1930 से, ठीक है। उसके बाद हाँ, भारत का संविधान का प्रथम प्रारूप, जो भारत का संविधान है जो मैंने अभी बताया आपको, तो उसका प्रथम प्रारूप किसने बनाकर तैयार किया था? तो किसने बनाकर? BN राव ने, BN राव ने प्रथम प्रारूप बना के, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रथम प्रारूप किसने बना के तैयार किया था? BN राव ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे संविधान की कुल कितनी बैठक हुई, कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल कितनी मीटिंग्स हुई, ठीक है। हिंदी में तो बैठक और अधिवेशन ही वर्ड आएगा, अधिवेशन ज्यादा फेमस है, बैठक भी है वैसे, ठीक है। तो कितनी बैठक हुई या कितने अधिवेशन हुए पूरे संविधान के निर्माण के दौरान? तो बताएंगे 12 बैठक। कितनी बैठक? 12 बैठक। एक्चुअली कुछ बुक्स में 11 लिखा हुआ है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को वो नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक को ही मानते हो बैठक, उसके बाद निर्माण कार्य नहीं मानते। जबकि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है और भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन सभी में 12 बैठक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट बैठक कौन सी है? तो लास्ट बैठक है 24 जनवरी 1950 वाली, 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हुई। इस बैठक में 3 काम इंपॉर्टेंट हुए, बहुत कुछ हुआ लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट हुए। देखो, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति, राष्ट्र तीनों में वही जुड़ रहा है, राष्ट्रपति बने इसी दिन। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को फाइनल कर दिया कि हमारे ये राष्ट्रीय गान होंगे आज के बाद और ये राष्ट्रीय गीत होगा। ये भी कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये 12वीं बैठक थी, 12वां अधिवेशन था, ठीक है जी। अच्छा, इस दिन एक काम हुआ था, इस दिन जब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 24 जनवरी 1950 में
जब अधिवेशन हुआ तो उसमें फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए? पहले सिग्नेचर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और अंतिम सिग्नेचर किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति बनेंगे आगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले सिग्नेचर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सिग्नेचर किए थे। कब की बात चल रही है? 24 जनवरी 1950 की। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। देखो, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, हाँ मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। मैंने बता चुका हूँ इस बात को, मैंने बता दी है ये बात। उद्देश्य प्रस्ताव पारित करा, जिसको ही आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया उस उद्देश्य प्रस्ताव को, और वो ही प्रस्तावना का मार्गदर्शक बना, मतलब उसी से रिलेटेड हमने प्रस्तावना को बनाया। ठीक है, तो भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत, अब बात एक चीज, ये तो बात है ही उद्देश्य प्रस्ताव, ये बिल्कुल यही बात है कि हमारी संविधान सभा ने कब निर्धारित किया कि हाँ हम भारत को एक संविधान देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है, थोड़ा सा घुमा के, है ये वही उद्देश्य प्रस्ताव से ही मतलब है इसका, लेकिन घुमा के भी ऐसे आ जाए कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो क्या लिखेंगे? 22 जनवरी 1947। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात कह दी कि इन्होंने कहा कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इनका मानना यह था कि कांग्रेस के ही तो सारे लोग संविधान सभा में जा रहे हैं, और संविधान सभा है क्या? वो भी कांग्रेस ही है। ठीक है, उनका ये मानना, किसका? ग्रेनविल ऑस्टिन। आता है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही आता है कि किसने कही ये बात? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, आगे। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो कांग्रेस है, जब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो जो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, जो हमारी कांग्रेस है, उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करना चाहिए। ये बात किसने कही? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। जी, आगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा चुने गए। देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा चुने गए। उसके बाद तो आप जानते ही हो, अब राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो डिफरेंट स्टेट की जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा, है ना, मतलब हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। अच्छा, संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। एक्चुअली ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि जो संविधान सभा थी ना, उस टाइम हमारी अंतरिम सरकार का काम भी वही कर रही थी। देखो, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो संविधान सभा थी उसकी 2 मीटिंग होती थी, 11 बजे से 1 बजे तक। जब 11 बजे से 1 बजे तक वो काम करती थी तो उस टाइम में संविधान निर्माण का काम किया जाता था, और उस टाइम उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और उसके बाद 1 से 2 तक वो गैप करते थे, लंच करते थे, कुछ भी करते थे। 2 के बाद, 2 बजे से बाद जब फिर से वही संविधान सभा फिर से बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो GV मावलंकर जी। कौन करते थे? GV मावलंकर जी। ठीक है, ये उसकी अध्यक्षता करते थे। और फिर वो किस तरह का काम करती थी? वो देश को चलाने की बात करती थी। समझ गए जी? तो आगे, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आगे वाली जो बोल रहा हूं। देखो, आपको हो सकता है शायद ये दिख ना पा रहा हूं, मैं बोल देता हूं, बिल्कुल आप ध्यान से सुने और फिर नोट कर लीजिएगा। हिंदू सभा हैदराबाद रियासत, हिंदू सभा और हैदराबाद रियासत, ये कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा आता है भाई कि कौन कौन कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो हिंदू सभा और हैदराबाद रियासत, ये दोनों कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। जी, आगे चलते हैं। हाँ,
हाँ, संविधान सभा जो है, अच्छा, उसका जो इलेक्शन हुआ, उसके लोग जो बने, चुने गए, जिन्होंने संविधान निर्माण का काम किया, है ना, तो वो कैसे चुने गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात जो मैं अब बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। प्रत्यक्ष कैसा होता है, हम डायरेक्ट गए, वोट दी और डायरेक्ट कैंडिडेट को चुन दिया। अप्रत्यक्ष कैसा होता है, हमने वोट दी किसी एक्स पर्सन को, और एक्स पर्सन बहुत सारे हो गए, हमने दी, औरों ने दी, बहुत सारे x1 x2 x3 इस तरह के पर्सन बन गए। उन सभी ने चुना एक वाई कैंडिडेट को, ठीक है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उस टाइम पे, मैंने बताया ना 292 प्लस 4 है ना, और 93 सीट थी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो 292 प्लस 4 जो थे उनमें ऐसे चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। उसके बाद क्या वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था? नहीं, उस टाइम पर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। क्या सभी को मत का अधिकार था? नहीं, सभी को मत का अधिकार भी नहीं था। तो किसे था? जो कर पे करते थे, या जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती थी, या जिनके पास ज्यादा शैक्षणिक योग्यता होती थी, उन लोगों को ही मत का अधिकार होता था उस समय, ठीक है। जिनके पास मतलब संपत्ति थी, शैक्षणिक योग्यता थी, जो कर पे करते थे, उनको ही अधिकार था वोट डालने का, और वोट डालते थे, वोट जिनको उनके द्वारा फिर नेक्स्ट थर्ड कैंडिडेट का चुनाव होता था। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव तो है ही है, प्लस जो अप्रत्यक्ष है उसमें भी सभी को अधिकार नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता आधारित मताधिकार था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। संविधान सभा में प्रांतों में से सर्वाधिक संख्या, संयुक्त प्रांत यूपी, उत्तर प्रदेश, उस टाइम संयुक्त प्रांत ही इसका नाम था, तो सबसे ज्यादा संख्या किसमें? संविधान सभा में जो लोग गए उनमें सबसे ज्यादा संख्या संयुक्त प्रांत से थी, जो कि कितनी थी? 55 थी, ठीक है। संविधान सभा में देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतें में से सर्वाधिक संख्या कहां से गई थी? तो मैसूर से गई थी। कहां से गई थी? मैसूर से जी। 24 जनवरी 1950 में प्रथम हस्ताक्षर, बता दिया ये बात मैंने, जवाहरलाल नेहरू और अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 22 जुलाई 1947, हाँ ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। एक तो ये क्वेश्चन ऐसे आया, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। कैसे? कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कौन से अधिवेशन में अपनाया गया? तो वो जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, उस टाइम फोर्थ अधिवेशन, चौथा अधिवेशन चल रहा था। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? चौथा अधिवेशन, ठीक है। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। डेट भी मैंने बता दिया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रारूप पर 3 वाचन हुए। वाचन मतलब रीडिंग, मतलब उसको 3 बार पढ़ा गया, ठीक है। कब पढ़ा गया प्रारूप को? फर्स्ट मीटिंग कब हुई? फर्स्ट वाचन कब हुआ? देखो, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक जो चला, उसमें फर्स्ट वाचन हुआ, और जो कि सबसे कम टाइम के लिए हुआ। सबसे छोटा वाचन कब हुआ? पहला वाचन। ये कब से कब तक हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। सेकंड वाचन, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाचन है, मतलब ये 11 मंथ चला। ये वाचन, दूसरा वाचन 11 मंथ चला, सबसे बड़ा वाचन है। और तीसरा वाचन मतलब थर्ड रीडिंग कब हुई? तो ये हुई 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। ये थर्ड वाचन हुआ, ठीक है। अब जो मैंने सेकंड वाचन आपको बताया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये कई बुक में 14 नवंबर 1949 तक भी माना हुआ है, ठीक है।
ठीक है भाई। तो देख लीजिएगा कि ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट हो रहा है। तो अब अगर आप ये पूछें कि सर सही कौन सा ज़्यादा है, भाई मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है अब तक उस हिसाब से 17 अक्टूबर 1949 सबसे बेहतर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा चुना जाता था। संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए तो वो किसके द्वारा चुने गए? विभिन्न प्रांत थे भाई, प्रांत स्टेट थे, ठीक है, उनके विधानसभाओं के द्वारा, उनकी जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है घुमा घुमा के जी। आगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, हाँ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या भाई? देखो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है। देखो संविधान सभा का जो अध्यक्षता करी वो किसने करी? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, किसने करी? तो अस्थायी अगर कह दे तो बड़ा सिंपल है, अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने और स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो उद्घाटन का मतलब क्या है? शुरुआत, शुरू मतलब पहले दिन, पहले दिन। तो यहाँ पर स्थायी और अस्थायी कुछ नहीं पूछ रहा वो आपसे, उद्घाटन अधिवेशन की बात कर रहा है। तो किसने करी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इसका आंसर ये होगा। अगर ये ना कह के ये कह दे कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष था तो तब भी यही आंसर देंगे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्लियर जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये लेक्चर और ये मैंने कंटेंट तैयार किया है? तो इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बस मुझे उम्मीद रहती है कि आप कमेंट के द्वारा ही मुझे कुछ बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे कुछ करने की ज़रूरत है ना। आप लोग संतुष्ट भी हो पा रहे हैं मेरे लेक्चर से या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाहे आप मुझे सब्सक्राइब करें या नहीं करें, है ना, लाइक करें या नहीं करें, लेकिन कमेंट करके मुझे पता चलेगा कि जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, है ना, बड़ी मेहनत लगती है इसे तैयार करने में, है ना। तो जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ ये आपको ठीक भी लग रहा है या नहीं, प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।